वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशंस। डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस के लिए बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है कि जब कोई दो डाइलेक्ट्रिक मिलते हैं तो उनकी जो कॉमन सतह है वो इंटरफेस कहलाती है। उस इंटरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनकी वैल्यूज इक्वल है या नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, तो इनके लिए जो कंटिन्यूटी कंडीशंस क्या होंगी वो हम ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है कि दो समांगी यानी यूनिफॉर्म परावैद्युत माध्यमों के बीच पृथक्करण पृष्ठ के लिए निम्नांकित परिसीमा प्रतिबंध सिद्ध कीजिए। प्रूव द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस फॉर द इंटरफेस बिटवीन टू होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक्स। जो डाइलेक्ट्रिक 1 है उसे हम 1 से डिनोट करेंगे और 2 को, दूसरा मीडियम है उसको 2 से डिनोट करेंगे जैसे ही वेव इंसिडेंट होती है, आपतित होती है। तो ये हमें सिद्ध करना है। परावैद्युत में कोई दो परावैद्युत माध्यमों विद्युत स्थितिकी में कोई दो परावैद्युत माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ की समस्याओं को हल करने के लिए परिसीमा प्रतिबंध पर विद्युत क्षेत्र सदिश E एवं विस्थापन सदिश D के मान ज्ञात होना आवश्यक है। तो इसे हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में मैग्नेटिक फील्ड तो होता नहीं है, नगण्य होता है, यूं कह सकते हैं। तो विद्युत स्थितिकी में कोई दो परावैद्युत माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ की समस्याओं के लिए परावैद्युत के आवेशित पृष्ठ के निकट ऊपर एवं नीचे के बिंदुओं पर E व D में संबंध परिसीमा प्रतिबंध कहलाती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसका महत्व कंडक्टर में होता है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे D परपेंडिकुलर 1 इज इक्वल टू D परपेंडिकुलर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका फर्स्ट मीडियम में और सेकंड मीडियम में जो वैल्यू है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक पिल बॉक्स की कल्पना करते हैं चित्र के अनुसार। ये यहाँ पर ये इंटरफेस हो गया, ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये सेकंड है। हमने एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, हमने सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हमने एक सिलेंडर माना, सिलेंड्रिकल गाउसियन पिल बॉक्स कहते हैं इसको। पिल बॉक्स में जो ये हाइट है इसकी सिलेंड्रिकल, ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। डी जो है फ्लैट सरफेस है, ए फ्लैट सरफेस है और इसी प्रकार ये बी भी फ्लैट सरफेस है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया एलिमेंट होगा उसकी दिशा इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये परिबद्ध
क्षेत्रफल है, टी इसकी ऊंचाई होगी, और यहाँ पर जब वेव इंसिडेंट होती है तो वो इस प्रकार से होती है। तो डी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि ये फ्री चार्जेस के कारण होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 हमने देख लिया। परावैद्युत पृष्ठों की आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम 1 एवं 2 में, सिग्मा पृथक्करण पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, ए गाउसीय पिलबॉक्स के ऊपरी एवं निचले सिरे के पृष्ठ का क्षेत्रफल, टी बेलनाकार पिलबॉक्स की मोटाई, गाउसीय पिलबॉक्स के द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। सिग्मा हो गया Q बाय ए। तो कितना आवेश है इसके अंदर ये हम देख सकते हैं, क्योंकि सरफेस पर आवेश केवल इतना हो सकता है यदि सरफेस पर कहीं चार्ज इकट्ठा है। तो गॉस के नियम से जो पिल बॉक्स है उसमें केवल आवेश Q है, तो इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी इक्वल्स टू, जहाँ डी विस्थापन सदिश है, इसके हम दो भाग कर सकते हैं, डी पैरेलल टू सरफेस, डी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो निर्गत फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार इतना हो जाता है। अब इस इंटीग्रल को इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस, तो इसको ब्रेक करें तो हमें प्राप्त होती है एक तो जैसा हम देखते हैं यदि डिस्प्लेसमेंट की दिशा इस प्रकार से है कि सरफेस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम और कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हम देखते हैं कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे इसको दें, लेकिन इसको लें तो यहाँ पर डी ए तो अल्पांश एरिया हो गया नॉर्मल, और डी जो है डी परपेंडिकुलर और डी पैरेलल, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो डी पैरेलल वाला शून्य हो जाता है, और केवल ये या तो ऊपर पैरेलल है और एंटी पैरेलल हो सकता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो देख रहे हैं हम कि नीचे वाली सरफेस में अगर इस दिशा को लेते हैं तो एंटी पैरेलल हो जाता है, और ऊपर हम देख रहे हैं पैरेलल हो जाता है, और कर्व्ड सरफेस पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये कर्व सरफेस पर इसकी वैल्यू 0 होगी। कर्व सरफेस पर डी पैरेलल कर्व सरफेस पर इसलिए शून्य होगी
क्योंकि फ्लक्स 0 है, क्योंकि t टेंड्स टू 0 है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट मीडियम में d परपेंडिकुलर 1 dA, ऊपर की सरफेस पर d परपेंडिकुलर 2 dA, और परिबद्ध एनक्लोज्ड चार्ज है वो है QA। क्योंकि हम देखते हैं कि ऊपर हमने देखा Q है, तो यहाँ पर सिग्मा A होना चाहिए, QA नहीं, सिग्मा A होना। तो माइनस ऑफ d परपेंडिकुलर 1 इंटू इंटीग्रल dA प्लस d परपेंडिकुलर, ये लगभग कांस्टेंट है, d की वैल्यू ऊपर और नीचे, तो ये इंटीग्रल बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन के अंदर रहा, इंटीग्रल ऑफ dA इज इक्वल टू सिग्मा A बाहर, क्योंकि इंटीग्रल dA इज इक्वल टू A, कर्व सरफेस का 0 हो गया। तो A माइनस d परपेंडिकुलर 1 प्लस d परपेंडिकुलर 2 इज इक्वल टू सिग्मा A, और A को कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दें तो हमें प्राप्त होता है d परपेंडिकुलर 2 माइनस d परपेंडिकुलर 1 इज इक्वल टू सिग्मा। अब क्योंकि परावैद्युत पृष्ठ पर मुक्त आवेश शून्य होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी टू फ्री चार्जेस शून्य होती है, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो गया। और d परपेंडिकुलर 1 माइनस d परपेंडिकुलर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो दो डायलेक्ट्रिक्स हैं कहीं मिल रहे हैं, तो उनके कारण जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कंटिन्यूस होता है। आइए अब देखें नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन। इसके लिए हम लाइन इंटीग्रल का सहारा लेते हैं। जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसमें क्लोज्ड पाथ पर लाइन इंटीग्रल शून्य होता है। यहाँ पर हम इंटरफेस पर एक लूप ले की कल्पना करते हैं, और ई फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यहाँ पर E1 है, यहाँ E2 है, और पूर्व की भांति हम मानते हैं कि ये लूप केवल सरफेस पर इस प्रकार से है कि t टेंड्स टू 0, इसका जो विस्तार है वो बहुत ही अल्प है। तो चित्र में दिखाए अनुसार हम E को रिजॉल्व कर लेते हैं। E के दो घटक होंगे, एक तो पथ की ओर और एक पथ के लंबवत दिशा में। तो AB और CD आयताकार लूप में L के बराबर होंगे, और BC और DA T के बराबर चौड़ाई हो जाती है। तो इसको चार भागों में बांट सकते हैं, इंटीग्रल E डॉट DL ओवर AB प्लस इंटीग्रल E डॉट DL BC प्लस इंटीग्रल E डॉट DL CD प्लस इंटीग्रल E डॉट DL DA। अब क्योंकि पूर्व की भांति यहाँ पर t बहुत ही अल्प है, यानी कि डेल्टा L लंबाई भी कम होगी, तो इसलिए ये शून्य हो जाते हैं। और E को हम रिजॉल्व करें एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट,
तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसका, तो जो परपेंडिकुलर है डीएल की दिशा यहाँ पर पथ की ओर होगी, तो ई परपेंडिकुलर निश्चित रूप से शून्य होगा। तो ये यहाँ से हट जाता है इसी प्रकार से ये हट जाता है। तो फाइनली हमें प्राप्त होता है ओवर ए बी डी पैरेलल टू डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस ई पैरेलल 1 डी एल कॉस 180 डिग्री। फर्स्ट मीडियम में हम देख रहे हैं कि डीएल की दिशा ये है और ई पैरेलल कंपोनेंट की दिशा ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर cos 180 डिग्री होता है। ई पैरेलल टू इंटीग्रल डीएल माइनस ई पैरेलल 1 इंटीग्रल ऑफ डीएल ओवर सी डी 0। अब इंटीग्रल ओवर डीएल ये हो गया लेंथ ऑफ द लूप, तो ई पैरेलल टू इंटू एल माइनस ई पैरेलल 1 इंटू एल। फाइनली हमें प्राप्त होता है ई पैरेलल टू इज इक्वल टू ई पैरेलल 1। तो इसलिए अंतरा पृष्ठ पर इंटरफेस पर विद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक सतत रहता है, परिसीमा आवेशित हो या अनावेशित, इससे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।